नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बीच चुनाव में आज एक दूसरे विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है, क्योंकि बिहार में अफवाह को इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अफवाह ही है। मतलब कोई इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि इसके पीछे कोई सत्यता भी हो सकती है या कोई राजनीतिक घटनाक्रम भी हो सकता है। और क्या, देखिए, कल नीतीश कुमार बीमार पड़ गए और नीतीश कुमार की बीमारी की खबर बाजाप्ता सरकार की ओर से दी गई। अब इसकी वजह भी थी। सुशील कुमार मोदी का परसों निधन हुआ था, उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करने जाना था। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार में क्या संबंध रहे हैं, सबको पता है कि किस तरीके की केमिस्ट्री चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में दोनों के बीच थी। फिर नरेंद्र मोदी का नामांकन भी था वाराणसी में, वहां भी जाना था। लेकिन अब तबीयत सेहत खराब हो गई तो क्या करें, उम्र भी हो ही गई है। और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चर्चाएं तो चलती ही रही हैं। चाहे वह जब इंग्लैंड गए तब भी लोगों ने कहा कि वहां उनके जाने का मकसद दूसरा था। और चेहरे पर थकान भी दिखती है। कई लोग कहते हैं मेंटल इलनेस के भी शिकार हैं। और जब कोई व्यक्ति मेंटल इलनेस का शिकार होता है तो फिजिकल इलनेस दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन नीतीश कुमार की बीमारी, पहले जब कभी राजनीतिक घटनाक्रम होता था, नीतीश कुमार राजगीर चले जाते थे, तब कहा जाने लगता था कि राजगीर गए हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब बीमार पड़े हैं, इसका भी फायदा, चूंकि चुनाव चल रहा है, तेजस्वी यादव ने तुरंत उठाने में महसूस किया और उठाया भी। उन्होंने ये कह दिया नीतीश कुमार बीमार है, इसके लिए दो शब्द नहीं कहे, लेकिन कहा क्या कि नीतीश चाचा का आशीर्वाद हम सबों को प्राप्त है। और साथ में यह भी कह दिया वे नरेंद्र मोदी की जीत पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए नामांकन सभा में नहीं गए। इसके बाद तो बिहार में सियासत में गर्मी बढ़ ही गई और लोग कहने लगे कि क्या फिर नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, क्या बिहार में फिर से कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। तरह तरह की चर्चाएं। वह तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी के पटना वाले रोड शो में नीतीश कुमार कमल का निशान लिए दिखाई पड़े, चेहरे पर थकावट थी, तो लोगों ने कई तरीके की बातें कर दी और लोगों ने तारीखें निकालनी शुरू कर दी कि 2 जून को ये हो जाएगा, नीतीश कुमार बदल जाएंगे, आरजेडी जो है फिर से उन्हें बुला रहा है। अभी तो चुनाव बाकी है, 3 चरणों का चुनाव बाकी है। और कहीं इस बात का संकेत नीतीश कुमार ने नहीं दिया है कि वे बदल रहे हैं। वे तो लगातार निजी हमले कर रहे हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार नहीं जाने जाते थे। 9 बाल बच्चों की बात कर रहे हैं, इतना इतना कोई संतान पैदा करता है कि, हाँ? इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 400 पार कहने के चक्कर में कभी कभी 4000 पार भी बोल गए। हाँ, याददाश्त को लेकर भी लोग कई सवाल उठाते हैं। लेकिन आपको कहीं से लगता है बिहार के नेताओं के, बिहार की राजनीति के घटनाक्रम से आप भी 24 घंटे रूबरू होते रहते हैं। मुझे तो लगता है यह अफवाह है और इसका खंडन, और इस पर जेडीयू को अपनी प्रतिक्रिया तुरंत देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव है, बीच में कोई संदेशा गलत न चला जाए। अजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने एकदम ठीक कही और तुरंत इस बात का खंडन होना चाहिए था रियल टाइम में। देखिए, ये कल का स्टेटमेंट था। कल उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये कल से वो कहना, जब वो नहीं गए नीतीश कुमार वाराणसी, तेजस्वी यादव ने ये कहना शुरू कर दिया और 24 घंटे बीत गए, जेडीयू ने इसका खंडन नहीं किया। जबकि ये विशुद्ध रूप से अफवाह है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इस तरह का कोई राजनीतिक घटनाक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है। हम आपको ये नहीं कह सकता है कि भविष्य में भी नहीं होगा, लेकिन अभी इस तरह का कोई घटनाक्रम चुनाव के बीच में नहीं चल रहा है। कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं चल रहा है, कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं। अरे पत्ते हिलते हैं ना, कोई मूवमेंट होता है, वो कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये अफवाह है और इसका तुरंत खंडन होना चाहिए था। देखिए, आप इसकी ताजा मिसाल आप देखिए कि कैसे एक दिन अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि वो 75 साल के हो रहे हैं और उनके रिटायर होने के बाद अमित शाह उनके उत्तराधिकारी होंगे। 2 घंटे के भीतर स्वयं अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी सिर्फ
24 में नहीं बल्कि उसके आगे भी देश की सेवा करते रहेंगे, 29 के बाद भी देश की सेवा करते रहेंगे। तुरंत रियल टाइम में इसका खंडन किया गया, और खंडन किसने किया? स्वयं अमित शाह ने आके, क्योंकि उनको पता था कि ये जो बात कही गई है बहुत मिस्चीवियस बात है, बहुत मिस्चीवियस स्टेटमेंट है, और इसका मतलब चुनाव को प्रभावित करना है, लोगों के मन में एक शंका पैदा करना है कि नरेंद्र मोदी जब खुद ही प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो क्यों दूसरे को चुनना है, या उनके उत्तराधिकारी अगर अमित शाह हो रहे हैं तो बाकी जो सारे नेता हैं सेकंड लाइन के, उनके बीच अविश्वास पैदा होगा, फिर मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, ये 10 तरह की बातें हो जाएंगी। तो ये तुरंत खंडन किया उन लोगों ने आकर के, और ये बात वहीं खत्म हुई। कुछ भी कहते रहे अरविंद केजरीवाल। इसी तरह से अगर नीतीश कुमार सामने नहीं आ सकते हैं तो उनका जो भी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है, तमाम लोगों को एक साथ सामने आकर के इस बात का खंडन करना चाहिए है, क्योंकि बिहार में अभी आधे से ज्यादा चुनाव बाकी है। पूरे देश में 2 चुनाव हो गया, लेकिन बिहार में आधे से ज्यादा बाकी है। 380 सीटों पर मतदान हो गए, 543 में सिर्फ 163 सीटें हैं, लेकिन बिहार की आधी सीटें बची हुई हैं, 21 सीटें बची हुई हैं। इसलिए चुनाव को प्रभावित करना इसके पीछे का बड़ा मकसद है। और ये आप देखिए, इस पिछले जो पहले 4 चरण हुए हैं, जो भी मतदान हुआ है, उस मतदान में के बाद हमेशा एक लाइन ये जरूर चली है, चाहे वो जो मीडिया में अपना सिस्टम है इन लोगों का, उससे चला हो, सोशल मीडिया में चला हो, कि जो कोर वोट है लौकुश का, वो वोट टूट रहा है। बिल्कुल, ये एक नैरेटिव पहले से बना हुआ है 4 फेज में, और पहले चरण से शुरू हुआ, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सीट से इसकी शुरुआत हुई कि इन सीटों पर जो है लौकुश का वोट टूट करके और आरजेडी की तरफ जा रहा है, और उसी की अगली कड़ी है ये। एक धारणा बन गई कहीं ना कहीं, एक दिल्ली में भी, जिस व्यक्ति को लॉ कुश के बारे में नहीं पता है, जिसको ये नहीं पता है कि लॉ का क्या मतलब होता है, कुश का मतलब वो निकाल लेता है कि कुशवाहा होता है, लॉ का मतलब नहीं पता है उसको, इसके बावजूद वो कह रहा है कि लॉ कुश वोट टूट रहा है। ये दिल्ली तक नैरेटिव है ये, और उसी के ऊपर से कह दिया गया कि नीतीश चाचा का आशीर्वाद है। तो एक संदेह पैदा करना पूरे प्रदेश के लोगों में कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से हेल्प कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, और इसी की वजह से लॉकुश का वोट जो है, कोयरी कुर्मी का वोट, वो टूट रहा है। जेडीयू को तो मिल जा रहा है, लेकिन बीजेपी को नहीं मिल रहा है। ये जेडीयू और बीजेपी के बीच अविश्वास पैदा करने की एक कोशिश, फिर जेडीयू के अंदर, जेडीयू का अपना जो लीडरशिप है उसके अंदर एक अविश्वास पैदा करने की कोशिश, और फिर जेडीयू एलजेपी के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश। तो ये तमाम जो चल रही हैं चीजें, देखिए अब ये समझ में सब लोगों को आएगा कि ये एक नैरेटिव का पार्ट है, कि पहले ये नैरेटिव क्रिएट करना कि लॉकुश का वोट टूट रहा है, फिर एक सर्टेन पॉइंट पर आकर के ये कह देना कि चाचा का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हम उनकी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहना कि जो नीतीश कुमार की राजनीति है उसके असली वारिस हम हैं, हम उनकी समाजवादी और जो भी ईमानदारी की और समाजवादी राजनीति है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी का जो ये मैसेज देना है, ये अपने आप में नीतीश कुमार के वोटर्स को कंफ्यूज करना है, और नीतीश कुमार के वोटर्स के बीच में और उनके जो अलायंस पार्टनर हैं उनके बीच में संदेह पैदा करने का, आपस में अविश्वास पैदा करने का, झगड़ा कराने का एक दाव है। ये दाव देखिए, जब नीतीश कुमार अपने बेस्ट डेज में थे, जब अपने पॉलिटिक्स के प्राइम पर थे, तो ये दाव नीतीश कुमार खेलते थे। सारे टाइम पार्टी के नेताओं को, अलायंस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को आपस में उलझाए रखना, ये उनका बहुत खास सगल था, वो उलझाए रहते थे सब आदमी को। अब वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो उलझाना। चुनाव के दरमियान ही किस तरीके से यह बात भी फैली कि चिराग पासवान के जितने उम्मीदवार हैं, उनके 5 उम्मीदवार हैं, उनसे जेडीयू के वर्कर्स और जेडीयू के समर्थक बदला ले रहे हैं 2020 का। यह बात भी चुनाव के दरमियान ही सामने आई, और आज भी कही जा रही है कि नहीं, हाँ बदला लिया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एनडीए की ओर से इसके बचाव में कि नहीं, हम एकजुट हैं। कभी हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसमें चिराग पासवान भी हों, सम्राट चौधरी भी हों, नीतीश कुमार भी हों, जीतन राम मांझी भी हो, उपेंद्र कुशवाहा भी हो, कि सब मिलकर साथ आते और कहते कि हमारी ताकत कितनी है। हाँ, तो वही तो, आप रियल टाइम में खंडन अगर नहीं होगा और बड़े कन्विंसिंग तरीके से नहीं होगा, जनता को यकीन दिलाने वाले तरीके से नहीं होगा, आप उसको यकीन दिलाने वाले ऑप्टिक्स नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता है, दिखाना भी होता है, सामने से दिखे कि सब लोग साथ में हैं, सबके वर्कर्स भी साथ में आ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स क्रिएट नहीं करेंगे, आप रियल टाइम में उसका खंडन नहीं करेंगे इस तरह की अफवाहों का, तो फिर समय के साथ लोगों के मन में ये बातें बैठने लगती है। अब कुशवाहा टूट रहा है, कोयरी कुर्मी का वोट टूट रहा है, इस बात का जितना असर कोयरी कुर्मी वोट में होगा उतना ही असर दूसरे वोट में भी होगा। उसको भी लगेगा जब नीतीश कुमार का कोर वोट ही टूट रहा है, जब वही वोट आरजेडी की तरफ जा रहा है, तो हम तो कोई बंधुआ नहीं है।
तो ये हर वोट जो पूरा वोट आधार इससे प्रभावित होगा। और ये बहुत होशियार मूव कह सकते हैं तेजस्वी यादव का, बहुत बहुत स्मार्ट मूव है और एकदम मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का ये मूव है कि आप मौके का फायदा उठाइए। देखिए, आप इस बात को 12 तारीख के रोड शो के साथ आप इस बात को वहां से शुरू करिए। जब रोड शो हो रहा था तो नीतीश कुमार के हाथ में कमल के फूल का कटआउट था जो उन्होंने रख रखा था, एक सिंबल जो है वो दिखा रहे थे और उसका इतना इशू बना पूरे देश में। आप तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आपकी टीम भी एक्टिव रहती है, उन सब लोगों ने देखा होगा कि इस बात को लेकर के नीतीश कुमार को कितना ट्रोल किया गया। नीतीश कुमार के लिए ये पूरी धारणा बनाई गई कि देखिए नीतीश जी का कितना पतन हुआ है और कहां से कहां पहुंच गए। नीतीश जी इतने बड़े नेता थे इंडिया ब्लॉक के और प्रधानमंत्री के दावेदार थे, मोदी के चैलेंजर थे, और अब देखिए मोदी के सबॉर्डिनेट की तरह उनका चुनाव चिन्ह लेकर के रोड शो में घूम रहे हैं। उनकी एक फोटो, बहुत ब्लर फोटो, हमको बड़ी हैरानी हो रही है कि वो कोई फोटोग्राफर की फोटो नहीं मिली। जो वीडियो फीड है उस वीडियो फीड में से एक स्टिल निकाला गया और आपको पता है कि वीडियो फीड के स्टिल का स्टिल कितना खराब होता है। पिक्सलेट हो गई है, फोटो फट गई है, वो पिक्सलेट फोटो दिखा करके कि देखिए नीतीश कुमार का चेहरा, यही नीतीश कुमार है जो एक समय प्रधानमंत्री पर, ये सारी चीजें फैलाई गई। 24 घंटे 48 घंटे ये सब चीजें चलती रही। ये बात निश्चित रूप से और जबकि हकीकत ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में थे तो वे तीर निशान के लिए वोट मांग रहे थे और जब पटना में रोड शो हो रहा था, पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को इंगित किया गया था, टारगेट किया गया था वहां के मतदाताओं को, तो यहाँ तीर निशान लेने का मतलब क्या था? यहाँ तो मतलब निशान ही था ना। हाँ, तो वही, ये तो यही तो अलायंस तो ऐसे ही काम करता है ना। अलायंस तो इसी तरह से काम करेगा। आप देखिए, और ये मुंगेर में सभा की जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल छाप के लिए थोड़े वोट मांग रहे थे, तीर छाप के लिए वोट मांग रहे थे। और स्पेशली आए शुरू के दिनों में, तो जब आए तो अलायंस पार्टनर के लिए ही आए नीतीश कुमार। जमुई गए तो लोजपा के लिए, मुंगेर गए जेडीयू के लिए, पूर्णिया गए जेडीयू के लिए, गया गए जीतन राम मांझी के लिए, तो अलायंस पार्टनर के लिए जाके वोट मांग रहे थे, अलग अलग चुनाव चिन्ह के लिए वोट मांग रहे थे। और ये क्या अभी अगर अब आएंगे, अगर कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने दिल्ली में केजरीवाल, तो क्या झाड़ू के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल तो पंजा छाप हाथी दिखा करके वोट मांगेंगे ना कि हाथ छाप पर वोट दीजिए, और खुद ही हो सकता है कि हाथ छाप पर वोट दें। अब देखिए, ये नीतीश कुमार वोट देने जाएंगे तो उनकी सीट अगर पाटलिपुत्र में आती है तो वो किस्त पर, कमल छाप पर ही तो वोट देंगे जी, जाकर के ईवीएम में तीर का निशान तो नहीं खोजेंगे। पटना साहिब में, ये बिल्कुल पटना साहिब में उनकी सीट है तो उनका वोट है, तो ये तो कोalition ऐसे ही काम करता है। लेकिन 12 तारीख को नीतीश कुमार की उस फोटो को, एक ब्लर फोटो को, एक पिक्सलेट हुई फोटो को लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा गया और उनको, असल में क्या, नीतीश कुमार उस पूरे इकोसिस्टम के लिए अब पंचिंग बैग हो गए। जिसको भी मुक्का मार रहा है तो नीतीश कुमार को गाली दे लो, नीतीश कुमार के ऊपर अटैक कर लो, तो वो उनको एक पंचिंग बैग बना दिया। और वो 12 तारीख का तो वो एक घटनाक्रम हुआ, उससे एक नैरेटिव बना, और उसके 2 ही दिन के बाद नीतीश कुमार वाराणसी नहीं गए, तो एकदम 2 में 2 जोड़ करके और अपनी मर्जी से 36 का नतीजा निकाल लिया गया कि भाई नीतीश कुमार उस दिन हुए, बड़े ट्रोल हुए हैं, नीतीश कुमार बड़ा दुखी हुए हैं, उनको लग रहा है। और 12 तारीख की घटना के बाद, और इसलिए नीतीश कुमार अब दूरी बनाने लगे प्रधानमंत्री से, इसीलिए वो वाराणसी नहीं गए हैं, जबकि उनकी तबीयत खराब है। और इस आप खुद ही बता रहे हैं कि ये कितने दिनों के बाद, लंबे अरसे के बाद ऑफिशियली ये सूचना दी गई कि उनकी तबीयत खराब। और सुशील मोदी जैसे अपने दोस्त के अंत को श्रद्धांजलि देने वो नहीं जाना, ये कम मामूली बात थोड़े है। इसको पॉलिटिक्स से थोड़े आप जोड़ सकते हैं, इसको कतई पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा जा सकता है। जब उनको, सुशील मोदी को लालू यादव और तेजस्वी यादव लोग जब इतना रिच ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव, उसमें नीतीश कुमार कैसे नहीं जाएंगे उनको देखने, उनको फूल चढ़ाने? तो ये बहुत, इससे हमने कहा कि बहुत मिस्चीवियस है, और कई मामलों में ये बहुत खराब है कि जब आप सुशील मोदी की श्रद्धांजलि में नहीं गए वो, और एक अलायंस के हिसाब से उनको जाना था बनारस, वो नहीं गए, उसका आपने किस तरह से पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन किया। पॉलिटिक्स में रंग में और मोहब्बत में सब जायज है। धुएं का प्रसार इतना तेज किया जा रहा है। देखिए, तारीख निकाल दी जा रही है लोगों के द्वारा कि 1 जून को चुनाव समाप्त होगा 7वें चरण का, 4 जून को नतीजे आने हैं, और कहा जा रहा है कि बिहार में 2 जून को सरकार बदल गई, तेजस्वी यादव सीएम हो जाएंगे, और कहने वाले यह भी कह देने कि नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम हो जाएंगे। सोचिए, नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है, और इस बार जब पूरे बिहार में वो घूम रहे थे तो पूरा बिहार मेरा परिवार, और नीतीश कुमार ने यह बात बार बार दोहराई है, 100 बार कहा है, 1000 बार कहा है, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति आपने देखा राजनीति में? मेरे घर के किसी व्यक्ति को आपने देखा? हमने कभी किसी को आगे बढ़ाया? और इसी मुद्दे पर हुए तो
लालू यादव को टारगेट करते रहे, ठीक है, महागठबंधन की सरकार रही है तो टारगेट नहीं किया है, लेकिन अभी तो ये लगातार हमलावर है और इसमें 2 जून और 3 जून की तारीखें निकाली जा रही हैं। देखिए, ये अपनी बात को जो जो पॉलिटिकल डिजाइन है कि जी वोट में संदेह पैदा करना है, अविश्वास पैदा करना है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना है बीजेपी जेडीयू के बीच, जेडीयू लोजपा के बीच, दोनों के कोर वोट के बीच, एक उस मकसद से एक स्टेटमेंट दिया गया और जी उस स्टेटमेंट के पीछे, उस स्टेटमेंट को और ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए एक नैरेटिव, उसके साथ एक पैरेलल नैरेटिव गढ़ा गया इसके साथ साथ, कि ये ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ सचमुच ऐसा हो रहा है। लोगों को यकीन दिलाने के लिए आपको कुछ बड़ा झूठ बोलना होता है, कोई बड़ी बात कहनी होती है। जी तो सिर्फ अगर ये कहते कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है या उनके आशीर्वाद से वोट हमको मिल रहा है कोई कुर्मी का, तो हो सकता है लोग यकीन न करें। तो ये भी कहो कि उनसे बात हो गई है अंदर खाने, मतलब बात चल रही है और वो फिर से वापस आ जाएंगे। अब जी देखिए इसमें कितने कंट्राडिक्शन है ये तमाम बातों में। अब हम्म, आज आरजेडी के लोग कह रहे थे, अभी कितना अटैक आरजेडी के लोग नीतीश कुमार के ऊपर कर रहे थे, उनके पलटी मारने को लेकर के कितना अटैक कर रहे थे। फिर कब बात शुरू कर दी, कब एक राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ कि बात शुरू हुई चुनाव के बीच में, इसकी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं होता है। तो हम्म, पटना इतनी छोटी जगह है, तुरंत सब आदमी को पता चल जाता है। हम्म, ऐसा कोई घटनाक्रम, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। फिर नीतीश कुमार के भाषण सुनिए कि इतना बच्चा पैदा करता है जी कोई और खाली अपने परिवार को बढ़ाता है। इन दो बातों पर उन्होंने बहुत कई जगह भाषण दिया। हम लोगों ने भी एक दिन चर्चा में कहा कि आमतौर पर जी नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कोई उनके आसपास है जो उनके दिमाग में ये बात भर रहा है कि वो निजी हमले करें और अस्थायी दूरी बन जाए। तो अस्थायी दूरी वाली बात हो गई। अभी कहा लालू यादव ने कि हम छोड़ेंगे नहीं इस बार, ये कहा ना, लालू यादव ने भी कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल इस बार, और बिल्कुल ये ऐसी बातें कर रहे थे नीतीश कुमार। फिर तीसरा कंट्राडिक्शन, नीतीश कुमार को अपने बेटे को अगर राजनीति में ले आना होता तो अपने अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक इंतजार नहीं करते। जी इस मामले में क्योंकि दो चार ही नेता इस देश में हुए जी जिनकी जिनकी कैटेगरी में हम नीतीश कुमार को रख सकते हैं। बिल्कुल आपने वो किस्सा सुना होगा जब ये एक बार, जब लोकदल था, जनता पार्टी थी जिसकी बैठक हो रही थी, और पूछा कर्पूरी ठाकुर ने कि फला सीट से कौन लड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि रामनाथ जी लड़ेंगे। तो बिल्कुल इन्होंने पूछा कर्पूरी जी ने कि कौन रामनाथ जी, तो लोगों ने कहा हम्म, कि अपने रामनाथ जी। हम्म, तो कर्पूरी जी ने कहा कि उन्हीं को लड़ा लीजिए, फिर हम नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल उन्हीं को लड़ा लीजिए, हम नहीं लड़ेंगे, ये जी कर्पूरी ठाकुर ने कहा। और हम्म, दूसरे नेता लाल कृष्ण आडवाणी हैं जो 96 साल तक जीवित हैं, और उन्होंने ये कह रखा है कि उनके जीते जी उनकी बेटी राजनीति में नहीं आएगी। जी तो ये हम नीतीश कुमार को हम उस श्रेणी में रख सकते हैं, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी की श्रेणी में, और कि वो नहीं करेंगे अपने बेटे को इस तरह से अपने सामने, इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करके, इस तरह का कोई ऐसा राजनीतिक मैनिपुलेशन करके वो अपने बेटे को नहीं लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कोई लॉन्चिंग नहीं होगी। एक तो जी उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और हम्म, दूसरे इसका कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, जिस तरह का ब्रूटल पॉलिटिक्स होती है, उसमें उनका बेटा नहीं सरवाइव कर सकता है। एकदम से अचानक उसको लेके आइए, कोई भी पद दे दीजिए, वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो नहीं नीतीश देखिए, कुमार, लेकिन अजीत जी एक सवाल ये है ना कि कोई इस बात का संकेतक भी बहुत ठोस रूप से नहीं है। भले हम यह कह लें कि हाँ 400 पार नहीं होने जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार की विदाई हो रही है, ऐसा भी आप सत्या नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसे में नीतीश कुमार इस फैसले की ओर क्यों बढ़ेंगे? लेकिन एक संकट जेडीयू के भीतर दिखाई पड़ता है और इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया है। इसका परिणाम होता है कि रियल टाइम कोई भी बात सामने नहीं आती है। फिर क्राइसिस मैनेजर यहां दिखाई नहीं पड़ते कि कौन तुरंत किस बात को कैसे संभालेगा और किस बात को आगे बढ़ाएगा। चार ही लोग तो हैं। ललन सिंह अभी व्यस्त थे अपने चुनाव में, विजय कुमार चौधरी के पास और भी जिम्मा है, अशोक चौधरी समस्तीपुर में व्यस्त थे और संजय झा के पास बाकी प्रबंधन और बीजेपी के साथ समन्वय की। तो यहाँ वह अभाव है और इस अभाव का ही फायदा, इस कमी का ही फायदा आरजेडी उठाने की कोशिश कर लेता है और इस कारण ये बातें आगे बढ़ जाती हैं। देखिए ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और इस पर हम लोगों ने कितनी बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि जी आज के समय में बिना आप मीडिया, सोशल मीडिया को बहुत मजबूत किए आप नहीं लड़ सकते हैं। और ये आरजेडी का संयोग से ऐसा है कि आरजेडी का सोशल मीडिया और मीडिया का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है। जी उनके साथ कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ दिल्ली के लोग हैं, कुछ कांग्रेस का इकोसिस्टम जुड़ गया है, और बिल्कुल कुछ जो वैकल्पिक मीडिया के लोग हैं जो अपने कारणों से नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध करते हैं। जी उन लोगों ने ओन कर लिया है, गोद ले लिया है तेजस्वी यादव को और आरजेडी को।
तो जी। उनकी तरफ से वो लड़ते हैं। नैरेटिव क्रिएट करने का काम सोशल मीडिया में एक दूसरा तबका है जो फ्रीलांसर्स हैं, हम्म। और बिना पेमेंट के, बिना किसी उसके आगे किसी उम्मीद में वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एंटी बीजेपी की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, तो जी। उनका फायदा मिल जाता है। ऐसा कोई इकोसिस्टम जेडीयू के पास नहीं है। अभी हम्म। आप देखिए, जब जेडीयू ने नाता तोड़ा जब आरजेडी से, जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था, तो उनकी इतनी जय जयकार हुई थी, उनको देश का सबसे बड़ा नेता बता दिया गया था, जी। उनको मोदी का चैलेंजर बता दिया गया था। हम्म। लेकिन जिस दिन जब उन्होंने आरजेडी से नाता तोड़ा, तो उनको ऐसे विलेन के तौर पर पेश किया गया, और जेडीयू के पास कोई सिस्टम नहीं था कि उसको काउंटर कर सके। तो बिल्कुल। ये एक बड़ी कमी है कि आपके पास आज के समय में, जब टेक्नोलॉजी के इस टाइम में, आपको रियल टाइम में किसी चीज को का खंडन होना चाहिए है, अपना पक्ष जी। आना चाहिए है, वो नहीं कर पा रहे आप। हम्म। दूसरा जो क्राइसिस मैनेजमेंट का सिस्टम जो आपने कहा, वो बिल्कुल नहीं है। और वो उसके बगैर जो प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता तो मान लीजिए बयान दे देंगे, नीरज कुमार आपके पास हैं, आकर के बयान दे देंगे, वो कह देंगे। लेकिन अमित शाह के पास भी तो प्रवक्ता थे, तो अरविंद जी। केजरीवाल की बिल्कुल। बात का खंडन करने तो खुद ही आए वो। उनके हम्म। पास तो बड़ी प्रवक्ताओं की फौज है, लेकिन खुद आके किया उन्होंने। तो जी। उसी तरह से तेजस्वी यादव की बात का खंडन करने के लिए और उस पर अपना पक्ष रखने के लिए बड़े नेताओं को साथ में आकर के कहना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं है। जी। तीसरी बात जो आपने कही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी वाली, वो बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हर नेता अपना उत्तराधिकारी तय कर रहा है। जिसने पहले नहीं तय किया था, वो अभी तय कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि मायावती का जो मामला हुआ, उन्होंने अपने भतीजे को पहले तय किया, आकाश आनंद को, फिर कहा कि हम जी। वापस ले रहे हैं, वो नहीं होंगे। हम्म। लेकिन वापस भी लिया तो ये कह दिया कि पुराना सिस्टम बहाल होगा। पुराने सिस्टम का मतलब है कि उनके भाई रहेंगे, उनके उत्तराधिकारी आनंद कुमार। जी। तो आनंद कुमार को तो बनाया ही है उन्होंने, अपना नंबर 2 हम्म। ऑफिशियली आनंद कुमार है। पहले आनंद कुमार के बेटे को बना दिया था आकाश आनंद को, अब कह दिया है कि आनंद कुमार ही रहेंगे। तो एक तो उत्तराधिकारी है, सक्सेशन की लाइन तय है कि मायावती के बाद जो है वो आनंद कुमार है। इसी तरह से आप देखिए उनको, नवीन पटनायक को, वहां वीके पांडियन कोई पार्टी का नेता नहीं हुआ, लेकिन पूर्व आईएएस है वीके पांडियन, उनका नाम घोषित हो गया, वो उत्तराधिकारी हो गए, नंबर 2 हो गए वो पार्टी में। जी। उनको भले ऑफिशियली उनकी ताजपोशी युवराज के तौर पर नहीं हुई है, लेकिन वो हो गए, नंबर 2 है वहां। तो जहां नहीं घोषित है, जहां घोषित है वहां तो सबको पता ही है, जहां नहीं है वहां भी होगी। तो इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल गए तो ये तय हो गया कि उनकी पत्नी नंबर 2 है। बिल्कुल। स्टार प्रचारकों की सूची में दूसरे नंबर पर उनका नाम होता है, वो स्टार प्रचारक हो गए। हेमंत सोरेन जेल गए तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन नंबर 2 हो गई। तो ये एक यहाँ कंफ्यूजन है कि नंबर 2 कौन है। हम्म। कोई डेजिग्नेटेड नंबर 2 नहीं है। तो एक तो डेजिग्नेट करना चाहिए है कैबिनेट में भी कि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 फला आदमी है, विजय चौधरी जी। है, कह दीजिए विजय चौधरी है, वो बिल्कुल। नंबर 2 हो जाए। या किसी को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपके अभी आप खुद ही हैं, तो पहले थे तब एक लाइन था कि ललन सिंह है। किसी भी तरह से आपको एक मैसेज हो जाना चाहिए है कि ये नंबर 2 है। भले आप उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाए, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपके बिहाफ में वो व्यक्ति आकर के अपनी बात कहेगा, और उसकी बात को पार्टी की बात लोग मानेंगे। ये माना जाएगा कि ये पार्टी की राय है, ये पार्टी की लाइन है। तो ये बिल्कुल। करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा अभी कंफ्यूजन है, जो पिछले 48 घंटे से जो चीजें चल रही हैं, 48 घंटे क्या, 12 तारीख की शाम से जो चीजें चल रही हैं, और ये एक उसको एक ट्विस्ट दिया जा रहा है, एक मोड़ दिया जा रहा है कि जो कोर वोट है नीतीश कुमार का, वो नीतीश कुमार की मर्जी से। देखिए, हम लोग इस बात, अभी अचानक ध्यान आया हमको, देखिए पूर्णिया में तेजस्वी यादव की बात कितनी खिलाफ गई थी उनकी बात, जब उन्होंने कह दिया था कि हमको नहीं तो इंडिया को, नहीं तो एनडीए को दे दीजिए, बिल्कुल। पप्पू बिल्कुल। यादव के लिए आप दे दीजिए एनडीए को वोट। ये बात उनके कितने खिलाफ चली गई, उनकी जी। कैंडिडेट जहां उनसे और नीचे चली गई। बिल्कुल। वही स्थिति हो, ये मैसेज होता है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अगर लोग उनकी पार्टी को नहीं दे वोट, तो आरजेडी को दे दे, बीजेपी और जी। एलजेपी को न दे। यही तो मैसेज क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल। ये मैसेज बनता है कहीं भी, तो ये पूरे अलायंस के लिए खराब बात है, और जेडीयू की अपने लिए भी नुकसान की बात हो जाएगी फिर, क्योंकि नहीं, देखिए जेडीयू का टाइमिंग का भी महत्व, टाइमिंग का भी महत्व है। जी जी, टाइमिंग का भी महत्व है। देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, लगा कि बहुत संघर्ष है। कई सीटों को हाँ, लेकर चर्चाएं भी हैं कि पहले चरण में इस सीट पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की जीत हो सकती है, दूसरे चरण में यह सीट फंसी हुई है, तीसरे चरण में यहाँ बहुत कड़ा संघर्ष है। लेकिन चौथे चरण में जैसे ही बात आई कि ये 5-0 का मसला है, तो डिजाइन सामने आ गया, और हाँ। बिहार के लोग एक दूसरी ही चर्चा में व्यस्त हो गए, परेशान हो गए कि क्या सच में नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले। नीतीश कुमार बीमार पड़ गए और बाकी जेडीयू का मैनेजमेंट सो गया।
हाँ, तो एकदम ये बात है ये कि इसके पीछे डिजाइन की टाइमिंग जो है, क्योंकि जी, उस दिन जो चर्चा हुई और ये नीतीश कुमार की 9 सीटें निकल गई और ये माना गया कि जितना पहले अनुमान लगाया जाता था उसके मुकाबले नीतीश कुमार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी पार्टी जी। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हुँ, जो उनकी 9 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें से 5-6 सीटें तो लोग पक्की ही मानने लगे कि वो ठीक है, वो तो बिल्कुल। जीत ही रहे हैं। हुँ, तो ये सब जैसे मैसेज आया और अब बीजेपी के क्षेत्र में चुनाव गया कि अब बीजेपी की 11 सीटें बाकी है जिस पर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जी, उस बीच ये मैसेज बनाया गया कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बीजेपी हार जाए और बिल्कुल। आप बीजेपी को वोट न करें और वोट कर दें आरजेडी को। ये हुँ, मैसेज बनवाने की कोशिश की रही है, तो बहुत डैमेजिंग मैसेज है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास तो अपना वोट बहुत लिमिटेड है, जो हम लोगों ने हुँ, उस पहले भी डिस्कस किया। जो यशवंत देशमुख ने सी वोटर के सर्वे के बाद उन्होंने कहा कि 8% के करीब वोट है नीतीश जी। कुमार के पास, हुँ, हुँ, जो पहले हुँ, 16% था। जी, अब हम 10-12% भी माने की है, तो इसके बावजूद 40% के करीब वोट तो बीजेपी का है या जी। एलजेपी का है। तो आप हम लोग ये मान रहे हैं कि 54% या 50% वोट आया हुआ है, उसमें अगर 12-14% ही नीतीश कुमार का है तो बाकी वोट बीजेपी का है। हुँ, तो उस वोट वो वोट भी तो नाराज होगा आगे के, फिर जेडीयू के कैंडिडेट्स के लिए भी तो मुश्किल होगी। जी, तो इस नाते भी तो सोचना चाहिए था जेडीयू के लोगों को, बीजेपी के लोगों को साथ आकर के तेजस्वी की बात का खंडन करना चाहिए था, उसका जवाब देना चाहिए है और अपना पक्ष रखना चाहिए। जी, अपना कोई नैरेटिव इसके बरक्स अगर बनता है तो वो बनाना चाहिए। ये बिल्कुल। दिखाना चाहिए है कि कोई वोट नहीं टूट रहा है, लवकुश का वोट हुँ, नहीं टूट रहा है, अत्यंत पिछड़ा का वोट नहीं टूट रहा है। वही वोट टूट रहा है जिसके साथ जिसका समीकरण है, उसके साथ उसको उसका वोट जा रहा है। आरजेडी के साथ मुस्लिम यादव के साथ मल्लाह का कॉम्बिनेशन है, उसको वो वोट मिल रहा है। बाकी अत्यंत पिछड़ा महादलित पासवान सवर्ण ये वोट बीजेपी जेडीयू के साथ है तो वो उसको मिल रहा है। ये एक पॉलिटिकल लाइन होती अगर यहाँ बैठ करके पिछले जो 48-72 घंटे से नैरेटिव बन रहा है उसको काउंटर किया गया रहता। जी, वो काउंटर इसलिए नहीं हो रहा है, कौन करे इस बात को। हुँ, और पता नहीं, ये तो हमको बड़ी हैरानी है कि बीजेपी वाले क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं। हुँ, बीजेपी को भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसके नुकसान के लिए तेजस्वी ये दाव चल रहे हैं। जी। तो तेजस्वी की बात का काउंटर करने बीजेपी को भी सामने आना चाहिए। और आज अमित शाह जो हैं, अमित शाह आज रात पटना ही प्रवास करने वाले हैं। ज़ाहिर तौर पर जब वो पटना में रहेंगे, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, तो वो बाकी जो 21 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनकी समीक्षा करेंगे। और कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चुनाव फंसा हुआ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार भले सामने ना आ पाए, बीमार हैं, लेकिन जिस तरीके से बीमारी की जानकारी दी गई, ठीक इसी प्रकार से पार्टी की ओर से नीतीश कुमार के हवाले से दावा या स्पष्टीकरण या समर्थन, यह बात तो की ही जा सकती थी ना। बिल्कुल की जा सकती है। ये देखिए, ये बात लोग पता नहीं कैसे नहीं समझ रहे हैं और हमारे लिए बिहार की पॉलिटिक्स के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है। इस तरह की ये जो जी, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का दाव है कि हम्म, इस मौके का लाभ उठाने के लिए, देखिए आरजेडी का दाव तो बहुत ही बढ़िया है। हम्म, इससे अगर कन्फ्यूजन बन गया तो आरजेडी को कुछ और फायदा हो सकता है। जैसे पहले राउंड में, पहले 4 राउंड में उसको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, हम्म, जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के कन्फ्यूजन का। जी, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेडीयू बीजेपी में भी नाराजगी थी और जेडीयू बिल्कुल, एलजेपी में भी तो बहुत नाराजगी थी। तो दोनों का वोट इधर उधर हो रहा था, कहीं पासवान वोट नहीं कर रहे थे जेडीयू को, कहीं जेडीयू के लोग पासवान एलजेपी को वोट नहीं कर रहे थे। और उसका फायदा उठाने के लिए एक मौके पर जो दाव चलाना होता है वो चल दिया तेजस्वी यादव ने। अब जी, दूसरी तरफ से भी इसकी काट होनी चाहिए थी और नया दाव आना चाहिए था। ये उम्मीद करें कि हो सकता है कि अमित शाह करें इस बात पर आकर के वो कोई आगे नया दाव चले। हम्म, लेकिन इस तरह का ये जो अभी हुआ है जो घटनाक्रम, ये आगे के चुनाव के लिए एक चर्चा का पॉइंट ऐसा दे दिया जहां बाकी सारी चीजें जो थी वो अब पर्दे के पीछे चली गई। जो बाकी चीजें थी, जो चल रहा था कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कल की, धीरे धीरे हर चरण के बाद जेडीयू बीजेपी का चुनाव सुधरता गया है। जी, अब वो सुधरते जाने की जो चर्चा हो रही थी वो उस पर विराम लग गया। और ये हम्म, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जब बीजेपी की 11 सीटों की बात कर रहे थे, तो ये बात थी कि ये बीजेपी की सीट बाद के चरण में इसलिए है क्योंकि बीजेपी को स्ट्रेटजी बनाने का, कैंपेन करने का ज्यादा मौका मिल जाए, प्रधानमंत्री की ज्यादा सभाएं हो। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है अलायंस के पार्टनर में इंटरेस्ट का, तो वो पहले सेटल हो जाए, पहले 4 चरण। तो वो जब बिल्कुल, सेटल होता दिखा तो तेजस्वी यादव ने नया कंफ्यूजन बना दिया। और जी, इतने कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने बात कही है, जो तारीखें तय हो गई कि शपथ हो जाएगी और ये कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे, इस हाँ, बात का अपने आप में एक बड़ा मैसेज होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ये बार बार मैसेज चुनाव के पूरे चुनाव प्रचार में वो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दी है, रोजगार हमने दिया है, बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री थे तब। अब सोचिए अगर वो मुख्यमंत्री बनाने का मैसेज चला जाए कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तो कितना उत्साह होगा युवाओं में जिनको नौकरी की उम्मीद है, जिनको लग जी, रहा है कि तेजस्वी नौकरी देंगे। और फिर
एक बड़ा वर्ग जो चाहता है कि बदलाव हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, अगर उसमें थोड़ी बहुत उदासीनता है, मान लीजिए उन्हीं के वोट में, यादव वोट में ही अगर ये उदासीनता है कि जहां बीजेपी का यादव है वहां बीजेपी के यादव को वोट दे दो, या जहां किसी का यादव नहीं है वहां राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर भी बीजेपी को वोट दे दो। बिल्कुल ये बिल्कुल। जो था वो तो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा जैसे ये मैसेज आएगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसे ही एक नया मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, एक नई हवा चलने लगेगी, नई लहर बन जाएगी। जेडी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए, देखिए यहाँ स्कोर करते दिखाई पड़ते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव रोज अपना बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मेरे L4 में परेशानी है, मुझे डॉक्टरों ने सलाह दी है कि आप बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन जब तक हम नरेंद्र मोदी को रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक बेड रेस्ट नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से, ठीक है नीतीश कुमार बीमार है, उनकी उम्र भी है, नीतीश कुमार की देखभाल करने वाले जो लोग भी हैं उन्हें बिहार की जनता को, क्योंकि चुनाव का समय, यह बताना चाहिए कि किस तरीके की तबीयत खराब है, थकावट के कारण, कोई वायरल बुखार है, या और भी ज्यादा आराम की जरूरत है, ताकि बिहार की जनता समझ सके कि नीतीश कुमार सही सलामत है ठीक और बात ये है। सब अफवाह जो है वो बेकार की बातें हैं। देखिए अभी सोनिया गांधी बहुत बीमार रहती हैं और जी कहीं सभाओं में नहीं जा सभाओं में नहीं जाती हैं वो, लेकिन जब जरूरत होता है तो एक छोटा सा 2 मिनट 4 मिनट का उनका वीडियो मैसेज जारी कर दिया जाता है। ये बिल्कुल। तो बहुत ही आसान है ना कि आप नीतीश कुमार का एक वीडियो मैसेज बना दें, जहां वो जी। तबीयत खराब है, जहां कमरे में है, उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, एक हम्म। मैसेज रिकॉर्ड कर लीजिए उनका और वो मैसेज भेज दीजिए जिसमें जी वो क्लैरिफाई करें। अगर जी चुप्पी रहती है तो ये कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा कि सचमुच चाचा का आशीर्वाद है। अच्छा, उनका जो है कई बार ऐसा होता है कि जो रेपुटेशन है वो प्रोसीड करता है, आपका जी। उनका रेपुटेशन है इस तरह से बदल जाने का। हम्म। तो कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच ही वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और सीन से गायब हैं और कोई जो ऑफिशियल बहुत एग्रेसिव तरीके से खंडन नहीं हो रहा है, तो कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं है और इस बिल्कुल। कंफ्यूजन में सारा चुनाव एनडीए का पूरा चुनाव गड़बड़ हो जाएगा। आगे अभी जहां है तेजस्वी यादव वहां से उनको बहुत एडवांटेज मिल जाएगी। तो ये दाव तेजस्वी यादव का दाव ठीक है। पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि जंग की तरह है, सब कुछ जायज जी। है, प्रेम हम्म। और जंग में लोग कहते हैं, हालांकि हम हम्म। नहीं मानते हैं इस बात को, न प्रेम में न जंग में। ये जी कोई किसी चीज को इस तरह से जायज नहीं ठहरा सकते हैं, गलत तो गलत को जायज नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन ये है यहाँ। तो इसको लेकर के ये आना चाहिए है ऑफिशियली, और जितना जितना बिल्कुल। बढ़िया ऑप्टिक्स क्रिएट करके देंगे, सिर्फ हम्म। बयान नहीं, स्टेटमेंट नहीं, ऑप्टिक्स क्रिएट करना होगा, दिखाना होगा बिल्कुल। सभी पार्टी के नेताओं को सामने आकर के, क्योंकि हम्म। वो ज्यादा काम करता है, वो करना होगा। चलिए, तो देखिए ये करना होगा और नीतीश कुमार को अपनी स्थिति, नीतीश कुमार को यह बताना होगा बिहार की जनता को कि हम स्वस्थ हैं, हम एनडीए के साथ हैं, हम तेजस्वी यादव को कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, बिहार की सरकार सही सलामत है और बिहार की सभी सीटें जीतने का दावा करना होगा नीतीश कुमार को। और वक्त अधिक नहीं लगाएं, नहीं तो भ्रम फैलता जाएगा। आगे भी हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। देखिए पिछली बार हम लोगों ने ही 1 महीने पहले से, 2 महीने पहले से कहना शुरू दो किया महीने था, पहले नवंबर से। महीने से ही, कि हाँ हम्म। सरकार बदलेगी। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 जून को सरकार बदलने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसी कोई संभावना अभी नहीं दिखती, लेकिन राजनीति नहीं दिख संभावनाओं का खेल है। 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके बाद क्या केमिस्ट्री बैठेगी, क्या अर्थमेटिक होगी, इसकी विवेचना भी करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।